विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। नमाज पर सीएम धामी का बड़ा बयान, सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे, देवभूमि के माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन का बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। केदारनाथ में धाम में आस्था का सैलाब, रोजाना 28 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे केदार धाम। 30 दिनों में 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बाबा के धाम। दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, आज से 9 जून तक हाईवे पर रहेगा डायवर्जन। लैंडस्लाइड रोकने के लिए स्लोप स्टेबलाइजेशन कार्य शुरू। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नमाज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे, देवभूमि के माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं, कानून के ऊपर कोई नहीं, कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देवभूमि के माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो लोग आवागमन या फिर कानून व्यवस्था में बाधा पैदा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देवभूमि के माहौल को कोई भी खराब नहीं कर सकता, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तो नमाज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्मिता हमारे साथ जुड़ रही है। स्मिता, मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। नमाज को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को भी जो है सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ और सख्त लहजे में ये बयान दे दिया है कि बकरीद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज या तो मस्जिदों में पढ़े, आप ईदगाहों पर पढ़े, या आप नमाज ना कि सड़कों पर पढ़े। किसी भी सूरत में सड़कों पर नमाज अगर पढ़ी जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो सड़कें हैं वो लोगों के आवागमन के लिए है, आने के लिए है। और इस वक्त प्रदेश चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके चलते हजारों लाखों श्रद्धालु हर दिन राज्य में आ रहे हैं और इन सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो
आम जनता को इससे परेशानियां होंगी, लोगों को आवागमन में परेशानियां होंगी और किसी भी सूरत में शांति और का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। जी देखिए, अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया। तमाम विपक्ष के नेता सामने आए और इस बयान के बाद से सभी इस बयान को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए। तो क्या अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद किसी भी विपक्षी नेता का कोई बयान सामने आया है? हालांकि अभी तक तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर अपने इस चेतावनी में साफ कहा है कि एक पार्टी का नाम लेते हुए, आपको पता है कांग्रेस नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जो इस बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जो विपक्षी दल है, जो कांग्रेस है, वो सड़कों पर नमाज पढ़ने का समर्थन नहीं करते, हम सम्मान जरूर करते हैं। बिल्कुल, यानी नमाज को लेकर मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमाज को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारे विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने वनाग्नि रोकने के लिए शीतल खेत मॉडल पर पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही 1 घंटे के भीतर मौके पर पहुंचने और 1000 नए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती करने के आदेश दिए। पेयजल और बिजली व्यवस्था सुचारू रखने, अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और इसके साथ ही 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन श्रद्धालुओं को स्क्रीनिंग टेस्ट में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें यात्रा न करने की अपील की। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 से 30 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। नितिन नवीन इस दौरान बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पार्टी संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें भी प्रस्तावित है और बताया जा रहा है कि ये उनका उत्तराखंड का पहला दौरा है, जिसमें वे जमीनी स्तर पर संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा करेंगे और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिव आवास पर एवं राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में 2 अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठकों में रुद्रप्रयाग जनपद के रतोड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह और चमोली जिले के जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि ये परियोजनाएं पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगी और स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक वास्तुकला का ध्यान रखते हुए तैयार की जाएंगी। तो अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजनाओं में स्थानीय जरूरत पर खास ख्याल रखा जाएगा। प्रदेश में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ राज्य अतिथि गृह में मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिकारियों के परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। परियोजनाओं में स्थानीय जरूरत पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां
परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि ये परियोजनाएं पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगी और स्थानीय जरूरतों, इसके साथ ही पारंपरिक वास्तुकला का ध्यान रखते हुए तैयार की जाएंगी। तो राज्य अतिथि गृह में मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना की समीक्षा की गई, तमाम लोगों की मौजूदगी रही, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए गए। परियोजनाओं में स्थानीय जरूरत पर ध्यान रखने की भी बात कही गई। प्रदेश में पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्तराखंड लगातार अग्रसर होगा। राज्य अतिथि गृह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना पर विशेष चर्चा की गई। और आगे बढ़ेंगे। देहरादून के पेनेसिया अस्पताल के आईसीयू में एसी फटने से हुए अग्निकांड में एक महिला मरीज की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार, एमजीडीए और फायर सर्विस विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। हरक सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में हुई मौतों और घायलों के लिए केवल हादसा जिम्मेदार नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की भी लापरवाही है जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर एनओसी जारी किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के निर्माण भविष्य में बड़े हादसों को न्योता दे सकते हैं और राहत कार्य प्रभावित होंगे। तो अस्पताल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां एमजीडीए और फायर सर्विस पर कई तरह के लापरवाही के आरोप लगाए गए। हरक सिंह रावत ने हादसे को मानवीय भूल और भ्रष्टाचार तक कह दिया। एमजीडीए पर रिश्वत और नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। अस्पताल अग्निकांड को लेकर हरक सिंह रावत का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने एमजीडीए और फायर सर्विस को आड़े हाथों लिया। कहा कि लापरवाही पूर्वक ये काम की गई है और इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने हादसे को भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया। ऐसा देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं फायर की सर्विस को जानता हूं। जब पैसे लेके परमिशन मिलेगी ना, आप मुझे बता दो, रिश्वना पुल पे एक बिल्डिंग बनी है, नियम क्या है कि इतने नदी से और नाले से जो है इतना 50 से 100 मीटर या फीट बिल्डिंग पीछे बनेगी। बिल्कुल पुल के पास बनी है, इधर से बनी है। आप मुझे लगता है उस बिल्डिंग में अगर माना कभी आग लगेगी तो पुल की तरफ से बुझ नहीं सकती, उधर पीछे से गाड़ी जा नहीं सकती, उधर से बिल्डिंग है। ये एमडीडीए जो नक्शा पास कर रही है, अगर आप अंडर टेबल पैसा मत दो। मैंने परसों एमडीडीए वालों से ही तो कहा कि पैसा दे रहे हो तो नक्शा पास हो जा रहा है, सारे नॉर्म्स खत्म। और अगर न पैसा नहीं मिल रहा है, अंडर टेबल पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सारे नॉर्म्स लग जाते हैं। हॉस्पिटल के लिए चाहे इन्वायरमेंट, तो कितनी क्लियरेंस लेनी होती है, फायर की, सीएमओ की, इन्वायरमेंट की। और देहरादून में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने खटीमा पहुंचकर नेपाल सीमा क्षेत्र में मेलाघाट के पास जगबूढ़ा नदी से हो रहे भू कटाव की रोकथाम को लेकर चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का असली निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि जहां अत्यंत आवश्यक हो वहां शीघ्र बाढ़ सुरक्षा कार्य कराया जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको सुना। इसके बाद लोहिया हेड कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बाढ़ सुरक्षा कार्य वर्षा काल से पहले हर हाल में पूरे किए जाए और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पहले से ही योजना तैयार रखी जाए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नेपाल सीमा पर जगबूढ़ा नदी से एसएसबी चौकी और मेलाघाट सिसाया क्षेत्र को बचाने और मोहम्मदपुर भुटिया को देवा नदी के कटाव से सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य आवश्यक है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने शासन स्तर पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के रिंग रोड पर 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इस पहल का असर बिजली बिल में भारी कमी के रूप में देखने को मिला है। ये सोलर प्लांट उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा निःशुल्क स्थापित किया गया है। उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन से जोड़ा गया है, जिससे कि स्वच्छ और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 4 वर्षों में ये 1000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर चुका है। और वही सोनप्रयाग क्षेत्र में केदारनाथ मार्ग पर बड़ा हादसा होते हुए टल गया। इस बीच हनुमान मंदिर के समीप अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ पुलिस टीम और सेक्टर मजिस्ट्रेट सोनप्रयाग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया। घायलों को इलाज के लिए एमआरपी सोनप्रयाग भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, जबकि एक का उपचार जारी है। हादसे के बाद प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सतर्कता बरतने की अपील की है। तो एक यात्री की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनप्रयाग से प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सतर्कता बरती है। केदारनाथ मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया है, जिस वजह से इसके चपेट में 2 यात्री आ गए हैं और इस हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक यात्री की मौत हो गई है और एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रशासन सतर्क बनाया हुआ है। तो केदारनाथ मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पहाड़ी से पत्थर गिर गया है और इस वजह से इस हादसे में 2 यात्री इसके चपेट में आ गए हैं। दुखद खबर यह है कि एक यात्री की मौत हो गई है, हालांकि एक यात्री घायल है। ऐसी खबर सामने आ रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक पहाड़ी से पत्थर गिरने की खबर सामने आ रही है। और 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। यात्रियों की सेहत को देखते हुए विभाग ने कई क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने हरिद्वार जिले में ढाबों, होटलों, कैंटीन और डेयरियों का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग ने 10 खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए। 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। निरीक्षण में साफ सफाई, बासी खाद्य पदार्थों और बिना लाइसेंस कारोबार पाए जाने पर 9 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया और साथ ही मौके पर 4 किलो पनीर और 12 किलो खुले मसालों को नष्ट कराया गया है। विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां प्रतिष्ठानों को यहां पर देखिए सख्त हिदायत दी गई है, जहां पर जांच पड़ताल किया गया है। 4 धाम यात्रा 2026 पर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने ढाबों, होटलों और तमाम ऐसी जगह का निरीक्षण किया है। 9 प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके चपेट में 9 प्रतिष्ठान आए हैं, जहां विभाग ने 4 किलो पनीर को नष्ट किया है। 4 धाम यात्रा 2026 के बाद बताते चले कि 4 धाम यात्रा के दौरान बेहद सख्त नजर आ रहा है। खाद्य विभाग होटलों और इसके साथ ही ढाबों का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के दौरान ही 9 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश है कि 4 धाम यात्रा गर्मी के सीजन को देखते हुए जो खाद्य सामग्री है उसे खराब होने की आशंका से अधिक रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम लगातार होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और निर्माण इकाइयों को निरीक्षण कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य हम लोग ने कई जगह सैंपल भी लिए हैं और जो अनहाइजीनिक कंडीशन में जो निर्माण कर रहे हैं अपने खाद्य सामग्री का, और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं और कई लोगों के मुकदमे भी हमने माननीय न्यायालय न्यायाधिकारी यानी एडीएम न्यायालय में।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार राजाजी टाइगर रिजर्व के श्यामपुर रेंज में हाल ही में हुई 2 बाघों की संदिग्ध मौत हो गई है। 2 बाघों की मौत के बाद उत्तराखंड वन महकमे में हड़कंप मच गया। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सबसे बड़े और संवेदनशील वन डिवीजनों में शामिल हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी ने आपात बैठक बुलाई। उन्होंने डिवीजन के सभी रेंज अधिकारियों के साथ समीक्षा की और पूरे क्षेत्र में अलर्ट लागू कर दिया है, जहां डीएफओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जंगलों के भीतर या सीमाओं पर निवास करने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। जंगल में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले बाहरी तत्वों के खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने साफ कर दिया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खबर देहरादून से, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है और ये डायवर्जन आज से लागू होकर 9 जून तक जारी रहेगा। यात्रियों को आशारूढ़ी से दांत काली के बीच रूट में बदलाव का ध्यान रखना होगा। इस कदम का उद्देश्य लैंडस्लाइड रोकने और स्लोप स्टेबलाइजेशन कार्य की सुरक्षित रूप से पूरा करना है। एनएचएआई ने यात्रियों से सावधानी बरतने और परिवहन नियमों का पालन करने की अपील की है। और देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी प्रदीप सकलानी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और वे लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोप है कि ये लोग भोले भाले लोगों और फौजियों को निशाना बनाते थे, खुद को पहाड़ी बताकर लोगों का भरोसा जीतते और फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचकर मोटी रकम ठग लेते थे। अक्टूबर 2025 में मालदेवता क्षेत्र में 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आने के बाद थाना रायपुर में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां जिले में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतरती नजर आ रही है। हरबटपुर में चारधाम यात्रियों के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकासनगर के मुख्य बाजार से होकर गुजरता है, जहां जाम के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रतिबंधित ई-रिक्शा भी मुख्य बाजार में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। वहीं नेशनल हाईवे पर यूटिलिटी वाहन भी सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से साफ निर्देश है कि चारधाम यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, लेकिन नेशनल हाईवे 507 की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासनिक दांव की पोल खोलती नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 24 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और जिले के 32 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें कुल 12,545 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरे और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे आधुनिक व्यवस्थाएं की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। और केदारनाथ धाम में इस समय आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। आस्था का सैलाब इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में रोजाना श्रद्धालु लगातार बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार रोजाना करीब 28 से 30 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक 30 दिनों में 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। जहां आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा से अब तक 28,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जबकि घोड़ा खच्चर सेवा से भी बड़ी संख्या में यात्री यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा से भारी आर्थिक गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं।
हेली सेवा से करीब 28 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है, जबकि कुल मिलाकर एक महीने में 200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। तो यात्रा में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने के आसार नजर आ रहे हैं, संभावना जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केदारनाथ में इस वक्त श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना 28 से 30 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। 30 दिनों में 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बताते चले उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए सभी को सावधानी बरतने की अपील की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता